से जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको जो एक पॉइंट हमने पहले बताया था मोशन इन 1D फर्स्ट में, जैसे वहां पर एक क्वेश्चन आया था हम लोगों के सामने कि एक मैन अपने घर से स्टार्ट करता है कैफे के लिए, तो पहले वो ऐसे सीधे जाता है, फिर इधर टर्न करता है, फिर इधर, ठीक है, ऐसे दिया गया था, पहले नॉर्थ में जाता, फिर ईस्ट में, फिर यहाँ पर साउथ में, और तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहां पर बताना था। तो इसमें हमने क्या कहा था कि सीधी सीधी डायरेक्शंस आपको दी गई हैं और उनको बड़े आराम से आप यहाँ पर डायग्राम बनाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई डायरेक्शन ऐसे दे दी जाए जो एकदम इस तरह से सीधे ना हो, बल्कि वो कह देता है यहाँ 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जा रहा है या एंड सो ऑन, कोई भी डायरेक्शन, तो उस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इसका यूज आगे भी हमें करना है, ठीक है, जो दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी ये पॉइंट आएगा। तो जो यहाँ पर समझाया जाए उसको ध्यान से समझ लेना, फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर रैंडम कोई डायरेक्शन उसने किसी 30 डिग्री 60 डिग्री पर दे दिया, तो आप डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 30 डिग्री कितना बनना चाहिए आप नहीं बता पाएंगे ना, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी डायग्राम बनाने में वहां पर। इसलिए बेटर ये रहेगा कि उसमें वेक्टर मेथड हम फॉलो करें, और वेक्टर मेथड जो रहेगा उस वो चाहे इसमें भी लगा तो इसमें भी आंसर आ जाएगा। अगर इस वाले केस में वेक्टर मेथड से आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे आंसर आ जाएगा, तो डायग्राम से भी आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है डायग्राम से आप नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या करना है वही हम लोगों को यहाँ पर समझना है, ठीक है। A particle undergoes 3 successive displacements given by s1 is equal to √2 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में √2 मीटर, फिर 2 मीटर ड्यू साउथ, एंड s3 क्या है 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ये जो है इसे हम डायग्राम्स में इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर लें, मतलब हम उसका एक्चुअल जो पाथ है वो नहीं दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें डायग्राम से थोड़ा क्वेश्चन करना है, हमें इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। तो हम डायरेक्शंस को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये तीनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो जैसे हम इसे ईस्ट मान रहे हैं, ठीक है, इसे यहां पर हम लोग नॉर्थ मानते हैं, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ, ठीक है, ऐसे। तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसे हम लोग यहां पर ले रहे हैं आई कैप, और इसे ले रहे हैं हम माइनस आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब हम एक तरफ से चलें, पहला जो डिस्प्लेसमेंट S1 है वो √2 मीटर है नॉर्थ ईस्ट में। तो हम लोगों को पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो ये वाली होती है एकदम 45 डिग्री पर, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है और √2 मीटर चलता है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है I प्लस जे डिवाइडेड बाई √2, यूनिट वेक्टर होता है। यानी कि जो पहला डिस्प्लेसमेंट है उसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें S1, तो अगर हम इस S1 को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं यहां पर, तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना √2 मीटर, और डायरेक्शन क्या है I प्लस जे बाई √2, तो यहां लिखेंगे I प्लस जे एंड डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ये जो √2 है √2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर I प्लस जे का, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब बात करते हैं हम दूसरे की S2 की। तो जो S2 है वो है 2 मीटर ड्यू साउथ, ठीक है, 2 मीटर ड्यू साउथ। तो इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में वो कितना इधर साइड में चल रहा है, कितना चल रहा है 2 मीटर। तो साउथ डायरेक्शन जो है इधर इधर वो कितना चला था √2, और इधर कितना चल रहा है 2। तो हम पाथ नहीं दिखा रहे हैं, जैसे कुछ लोग बात में आते हैं कि ऐसे गया है तो फिर यहां से ऐसे दिखाना चाहिए, तो हमें कोई पाथ थोड़े दिखाना है, हम सिर्फ उस मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन को इसमें शो कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म इसका लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए जो जरूरत है वो कर रहे हैं। हम एक्चुअल पाथ दिखाते तो हम अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते, तो पाथ इसमें दिखा के कोई बेनिफिट है नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे डायग्राम बनाकर। तो S2 2 मीटर ड्यू साउथ है, तो 2 मीटर हो गया यहाँ पर 2 मीटर, और साउथ डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है माइनस जे कैप, तो हम यहां लिखेंगे माइनस जे कैप, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 2 जे कैप। तो ये तो दोनों बड़े आसान थे, आसानी से हमें समझ में आ गया
कि यहाँ पर क्या करना था, मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना था। अब बात करते हैं S3 की। S3 ही आपको मेन समझना है। 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो जब नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखा है तो इसका मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। ये हमने बताया था ना वहां पर कि नॉर्थ टू लिखा होता तो नॉर्थ से वेस्ट हो जाता, लेकिन वेस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट है तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना 30 डिग्री। तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो यहां पर हम लेंगे वेस्ट से नॉर्थ की तरफ और कितना 30 डिग्री। तो ये यहां पर है और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री यहां पर, ठीक। और कितना चल रहा है, 4 मीटर चल रहा है। ये कितना है, 4 मीटर। तो अगर यहां पर ये 4 मीटर है तो हमें पता है कि भाई अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम लोगों को दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कितना है, 4 के बराबर। अब डायरेक्शन चाहिए, अभी लिखना नहीं है कुछ, तो डायरेक्शन चाहिए। अब यहां की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो या तो हम इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालें। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इस डायरेक्शन का वेक्टर आपको चाहिए होगा, देन उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब वो यूनिट वेक्टर बनेगा, और तब हम उसको इसके साथ में रखेंगे, तब यहां पर हमारा S3 आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, कि हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, फिर हम उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है उसके बेसिस पर हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर डिवाइड कर रहे हैं, तब हमें उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो यहां पर है इसे हमें करना है आसान, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है। तो इसे हमें कैसे लिखना है वो आप समझो। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, सबसे आसान तरीका 4 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, 4 cos 30 डिग्री, ठीक है, 4 cos 30। और इस डायरेक्शन में 4 sin 30 हो जाएगा, 4 sin 30 डिग्री, ठीक, 4 sin 30 डिग्री। अब आप सोचो यहां पर कि ये एक वेक्टर है जिसका x और y कंपोनेंट आपको पता है, और हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं ना कि अगर किसी वेक्टर का x और y कंपोनेंट आपको पता है तो उसको लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप। तो हम यहां पर उस बेसिस पर लिखेंगे 4 cos 30। ये तो हो गया 4 cos 30, x कंपोनेंट है। अब इधर का यूनिट वेक्टर क्या है, हाँ, आई नहीं लिख देना, क्या लिखना है, माइनस आई। तो इसके साथ में हम लिख देंगे माइनस आई कैप, और फिर प्लस ऊपर का है 4 sin 30 प्लस जे कैप, 4 sin 30 और साथ में लिख दिया हमने प्लस जे कैप। ये ज्यादा आसान हो गया ना कि आपको यहां पर आपको सोचना ही नहीं पड़ा कि इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा। अगर जो तरीका यहां पर लगाया है वही यहां पर अप्लाई करते तो प्रॉब्लम होती, ठीक है। ये तो हमें डायरेक्ट पता था इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहां पर डायरेक्ट नहीं पता था तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता। उससे बेटर था कि हमने इनके कर लिए कंपोनेंट, और कंपोनेंट करने के बाद हम आसानी से उसको वेक्टर फॉर्म में लिख पाए। अब cos 30 होता है √3/2, तो अगर √3/2 लिखेंगे तो ये 4 और 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा ना, तो यहां पर हो जाएगा 2 √3, माइनस में यहां लगा देते हैं पहले ही, और ये हो गया आई कैप, और प्लस sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 2, समझ गया ना। तो हमने ये क्वेश्चन जानबूझकर इसलिए लिया, इसका कैलकुलेशन तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें आपको तीनों चीजें समझ में आ गई कि अगर कोई सीधी सीधी डायरेक्शन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट होगा तो आपको कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई रैंडम एंगल दे दिया गया 30 डिग्री 60 डिग्री, तब आपको कैसे लिखना है वो भी आपको समझ में आ गया। तो तीनों तरह की सिचुएशंस आ गई ना यहाँ पर, तो ये हमें समझना। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में तीनों चीजें यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में खाली इसका ही यूज हो जाए, या हो सकता है खाली इसी चीज का यूज हो जाए, तो जो भी यूज होगा हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, जस्ट आपको डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। तो हमने ये चीज जो यूज की है उसका एक्चुअल पाथ नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर वो ऐसे गया तो उसके बाद फिर वो ऐसे चलता, फिर इधर की तरफ जाता ना ऐसे, तो हम पाथ नहीं दिखा रहे, हमने बस उनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास तीनों डिस्प्लेसमेंट आ गए वेक्टर फॉर्म में, हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, ऐड कर दो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर कोई चीज हमारे पास है तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिर्फ
मैग्नीट्यूड। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिया ना? आधे से ज्यादा लोग लिख ही रहे हैं अभी। ऐड करके निकालो मैग्नीट्यूड, और क्या। S इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। I वाले टर्म एक साथ जोड़ दो, J वाले टर्म एक साथ जोड़ देंगे, एंड देन रूट वही I के साथ जो है उसका स्क्वायर और J के साथ जो है उसका स्क्वायर। निकाला किसी ने? क्या आएगा? सेकेंड। चलिए यहां पर ऐड कर देते हैं। पहले तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे S इज इक्वल टू S1 की वैल्यू यहां पर क्या आई थी? I प्लस J, और S2 आया था -2J। तो I प्लस J और S2 आया था -2J। ठीक है। और S3 क्या आया है? -2√3 I कैप, -2√3 I कैप, और क्या है? +2J कैप। तो यहां पर एक तो ये I और एक यहां पर 2√3 है, तो 1 -2√3 I कैप, दोनों को एक साथ कर लिया, और J, तो ये -2J और +2J तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना? ये और ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ J बचेगा यहां पर। तो आप लिखेंगे यहां पर +J कैप। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए S का, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट, हम लोग पढ़ ही चुके हैं पीछे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो यहां पर 1 -2√3 टू द होल स्क्वायर एंड +1 स्क्वायर। a माइनस बी टू द होल स्क्वायर है, ओपन कर लेंगे। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2√3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 12, और फिर -4√3, वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, और फिर यहां पर ये क्या है? 1 है। तो ये आ जाएगा कितना? रूट के अंदर 14 एंड -4√3। 14 -4√3, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पर ध्यान से समझो, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है उसमें वेरिएशन भी पॉसिबल है। तो जो वेरिएशन हो सकता है वो क्या हो सकता है वो भी आप समझ लो, तरीका वही रहेगा, वेरिएशन होगा तो उसके बेसिस पर हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बस वो देखना है। हालांकि ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A force F is equal to AI plus BJ plus CK cap is acting upon a body of mass M. If the body starts from rest and was at the origin initially, find its new coordinate after time t. New coordinate, तो इसका मतलब नई पोजीशन बतानी, क्योंकि पहले वो कहाँ है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कहाँ था इनिशियली? ओरिजिन पर था। तो ओरिजिन का मतलब वो 0,0,0 पर था पहले, और देन वो कहां पर जाएगा? उसने कहा नए कोऑर्डिनेट बताओ अगर उस पर इतना फोर्स एक्ट करने लगे तो टी टाइम के बाद उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यानी कि आपको बताना है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू, यही तो बताना। यानी कि हम एक्स निकाल दें, वाई निकाल दें, जेड। एक्स वाई जेड तीनों पोजीशंस हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट्स ही तो होंगे। एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई क्या होगा और जेड क्या होगा, तीनों डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो आप वो पॉइंट बता देंगे। तो एक तरह से आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताने। अब आप सोचो कि आपको दिया गया है फोर्स और निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने मोशन इन 1D स्टार्ट किया था तो समझा था कि भाई जहां फोर्स है वहां एक्सलेशन होगा,
मतलब नेट फोर्स अगर कुछ लग रहा है बॉडी पर तो नेट एक्सलेशन भी कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज F इज इक्वल टू ma। तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज आ जानी चाहिए कि एक तरह से फोर्स से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बस फोर्स को हम मास से डिवाइड कर देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन से हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमारे पास दो मेथड है। या तो हम मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट कर, वहां पर जो मोशन इन डायमेंशन में जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी वो इक्वेशंस हम अप्लाई कर लें, और या फिर हम कैलकुलस मेथड से करें यहां पर क्वेश्चन। तो कौन सा मेथड लगाओगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन या कैलकुलस? इक्वेशन ऑफ मोशन। कैलकुलस वाला मेथड लगा देंगे। कैलकुलस वाला अगर हम मेथड लगा दें तो आंसर आएगा कि नहीं? तो लोग कह रहे नहीं आएगा, 100% आएगा। कैलकुलस का मेथड तो जनरल है, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना चाहो तो कैलकुलस मेथड से डिराइव कर सकते हो ना। तो कैलकुलस मेथड से तो आंसर आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी अप्लाई कर पा रहे हैं जबकि यहां पर फोर्स या एक्सलेशन कांस्टेंट होगा। एक जगह पर हमने लिखवा दिया था आपको, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आने के बाद इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन भी किया जा सकता था, और उस वेरिएशन को आपको यहां पर आपने पकड़ लिया कि जैसे यहां पर आपने देखा कि फोर्स में ए बी सी है, मतलब टाइम नहीं दिया गया, यानी कि कांस्टेंट फोर्स है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर ए के साथ में टी लगा देते, यहां भी टी लिख देते, यहां भी टी लिख देते, वैसे तो अलग अलग भी, एक में टी, एक में टी स्क्वायर, एक में टी क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। क्योंकि टी अगर यहाँ है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी क्यूब है, तो आपको सबको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे अगर टी एक जगह है तो एक ही को सॉल्व करके बाकी को हम वैसे ही टिक कर सकते हैं, तो फिर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, एक तरह से वो ऑब्जेक्टिव लायक बचेगा ही नहीं। तो सब कहीं मान लिया सिर्फ हमने टी लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ का एक्सेलरेशन होगा वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे। और आप याद करो कैलकुलस में क्वेश्चन कराया गया था जिसमें एक्सेलरेशन आपको दिया गया था बीटी और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया था, याद है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाकर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और एक्स निकाल लिया तो वैसे वाई हो जाएगा, वैसे ही जेड हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट है तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M, ठीक है। तो F है यहां पर AI, लिखते रहो साथ में, क्या देखना, BJ प्लस सी के कैप एंड डिवाइडेड बाई M हो गया। अब यहां से आगे तो ऐसे भागते चलना है हमें। अब कोई बहुत ऐसा नहीं कि एक एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन हाँ पीछे का तैयार होना चाहिए। हमने क्या कहा था, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट। अब जैसे हमने आपको बता दिया, अब देखा जाए तो हम कुछ भी ना बताएं तो भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जस्ट क्या करना है, डिवाइड करना है, अलग अलग एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, उन्हीं को हमें यूज करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। तो a इज इक्वल टू एक्सलेशन हो जाएगा a डिवाइडेड बाई m आई कैप, b डिवाइडेड बाई m j कैप प्लस c डिवाइडेड बाई m k कैप। ये जो यहाँ पर है इसको हम कह देंगे ax, ये वाला है ए वाई, और इसे हम कह देंगे ए जेड। तो आपको x निकालना है, जब इसमें s नहीं दिया गया है, x y z हम अलग अलग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इक्वेशन तो वही रहेगी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट उसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मोशन इन प्लेन में ये इक्वेशंस अलग अलग हम लोग लिखेंगे भी। ऐसे इसलिए लिखा गया यहाँ पर ux और यहाँ पर ax, इसलिए क्योंकि हम x डायरेक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन रखेंगे। अगर हम y की बात करेंगे तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन रखेंगे। अगर z की बात करेंगे तो z डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और z डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। ये आगे हम लोग मोशन इन प्लेन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें ये पढ़ेंगे भी अलग से, ठीक है। तो यहाँ चूंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हाफ, और ax की जगह रख देंगे a डिवाइडेड बाई m इंटू टी स्क्वायर, दैट इज ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। क्या हमें y और z कैलकुलेट करने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर b है और यहाँ पर c है,
बस सिंबल्स ही तो बदल जा रहे हैं और तो कुछ है नहीं। यानी कि अगर y सॉल्व करेंगे तो यहाँ b आ जाएगा और अगर हम z सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर c आ जाएगा। at स्क्वायर अपॉन 2m, bt स्क्वायर अपॉन 2m, ct स्क्वायर अपॉन 2m, यही पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली थर्ड 46 का कुछ लोगों का सेकंड आया, कुछ लोगों ने थर्ड बताया। सेकंड 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 ऑप्शन इसका आएगा थर्ड। देखा जाए तो क्वेश्चन में मतलब पेन भी चलाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC। मतलब ये जो तीन आपको वेक्टर्स दिए गए हैं तो वेक्टर के फॉर्म में ही पहले ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप देखो यहाँ पर कि तीन वेक्टर्स यहाँ पर कौन कौन से उसने कहे, OA, OB और OC। इसका मतलब हो गया एक वेक्टर ये हो जाएगा, एक वेक्टर ये हो जाएगा और एक वेक्टर ये हो जाएगा। तीनों का सम निकालना है आपको। shown in the following figure रेडियस ऑफ सर्किल इज r। रेडियस जो सर्किल की है वो r है, तो रेडियस का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया ना, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड r है तो इसका भी r ही होगा और इसका भी r होगा। अब आपको तीनों को जोड़ना है, लेकिन हमारे पास जो मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, वो पैरेललोग्राम मेथड हमें दो का रिजल्टेंट जोड़ने को बताता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं a और b तो हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप अगर यहां पर देखो तो ये OA और OC दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है, दोनों r है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, r रूट 2। शुरुआत में ही हमने कहा था रट लो, ये बहुत जगह पर कैलकुलेशन आता रहता है, तो r रूट 2 हो गया। डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगा, OB डायरेक्शन में होगा ना। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये भी पॉइंट पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, r रूट 2 और डायरेक्शन होगी इधर। इसका मतलब अब आपको दो ऐसे वेक्टर्स जोड़ने हैं, अभी ये OB तो बाकी रह गया ना, अभी तो आपने OA और OC जोड़ा है सिर्फ ना, OB तो बाकी रह गया ना। तो अब OA और OC का रिजल्टेंट r रूट 2 आया है, लेकिन अभी उसमें r और जोड़ना है और r डायरेक्टली जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में तो जाएगा, 45 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा तो 45 पर जाएगा। तो आप याद करो वेक्टर एडिशन में आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है a और b तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, a प्लस b। डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, अपोजिट होता है a माइनस b कर देते हैं। तो इसका मतलब r रूट 2 तो इन दोनों का रिजल्टेंट और उसमें r ये भी तो जुड़ेगा जो ये पहले से एक वेक्टर है, तो इसमें आप एक r और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, r 1 प्लस रूट 2। इसका मतलब जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन बताया था उनका सही था आंसर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं इस तरीके से। रिजल्टेंट ऑफ OA एंड OC रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r रूट। देयरफॉर एक वेक्टर आपका हो गया यहाँ पर O। अब OA और OC हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे OA प्लस OC, ये तो डायरेक्ट एक वेक्टर हो गया। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, OB वेक्टर, और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब दो वेक्टर्स का जोड़कर मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन हमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर आप उन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, r रूट 2, ये हो गया OA और OC का रिजल्टेंट, और प्लस OB का क्या है r।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर रूट 2 प्लस 1 या 1 प्लस रूट 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो इसके लिए आर रूट 2 लिखा है, और इसके आगे आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं अलोंग, यहां लिख दे रहे हैं, इसी के आगे लिख लेना अलोंग ओबी, ओबी के अलोंग रहेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। गिवन दैट P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, मैग्नीट्यूड वाइज तीनों बराबर हैं, एंड P प्लस Q इज इक्वल टू R, देन द एंगल बिटवीन P एंड R इज थीटा 1। यानी कि उसने कहा कि अगर P प्लस Q इज इक्वल टू R है तो P और R के बीच का एंगल है थीटा 1। इफ P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, और अगर ये तीनों का सम 0 है, तब अगर P और R के बीच का एंगल देखो तो क्या है, थीटा 2। पहले उन्हीं दोनों P और R के बीच का एंगल क्या है, थीटा 1, और बाद में उन्हीं P और R के बीच का एंगल है थीटा 2। तो दोनों के लिए अलग अलग उसने कंडीशन दे रखी। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो, जैसे हम अलग से दिखा रहे हैं दोनों चीजों को, कि एक तो उसने आपको कंडीशन क्या दी है, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, ठीक। अब उसने यहां पर पहली कंडीशन क्या दी, P प्लस Q इज इक्वल टू R, तो यहां पर P प्लस Q इज इक्वल टू R, तो इस कंडीशन में P और R के बीच का एंगल क्या दिया उसने, थीटा 1। और दूसरी कंडीशन उसमें भी P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहना ही रहना है, उसने दिया। लेकिन दूसरे केस में उसने आपसे कहा है P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा P और R के बीच का जो एंगल है वो थीटा 2 है, तो पहले वाले केस में निकालोगे थीटा 1, दूसरे वाले में थीटा 2, तो दोनों को रिलेट कर लो। रिलेट करके आपको बताना है थीटा और थीटा 2 का, थीटा 1 थीटा 2 का रिलेशन क्या हो जाएगा। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई 2, सेकंड होगा ना। आपको यहाँ पर जस्ट जो एंगल की डेफिनेशन बताई गई थी और जो कॉन्सेप्ट्स आपको पीछे बताए गए थे उन्हीं सबका यूज करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। आपको सीधे सीधे आप याद करो कि जब हम लोगों ने और क्वेश्चंस किए थे ना, तो और क्वेश्चंस में एंगल वाले क्वेश्चंस भी कराए थे, तो उन एंगल वाले क्वेश्चन में आपको ये सब बताया गया था। अगर तीनों यहां पर P प्लस Q इज इक्वल टू R लिखा गया तो ये भी ट्रायंगल मेथड को फॉलो करेगा, और ये अगर है तो ये भी ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल बनेंगे, एक बात। दूसरी चीज, ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलैटरल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस? इक्विलैटरल बनेगा ना, समबाहु, जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो इसका मतलब ट्रायंगल इक्विलैटरल बनेगा। तो इसमें भी हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया और इसमें भी हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, ठीक। दोनों में ट्रायंगल एक जैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें हमें रूल क्या दिया गया, इसने कहा P प्लस Q इज इक्वल टू R दिखाना है, तो फिर अगर हम इस वेक्टर को मान लें कि ये है P, ठीक है, तो हम इसमें Q को जोड़ दें तो ये वेक्टर हो गया Q। तो जब हम R जोड़ेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट का मतलब ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट बनेगा, तो ये इसका बनेगा रिजल्टेंट R। इसको हम यही तो पढ़ेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू R। तो जो P और R के बीच का एंगल है वो क्या है, थीटा 1, और वो क्या होगा, 60 डिग्री, ऐसे लिख देते। ये एंगल दोनों के बीच का होगा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 ही होते हैं, तो ये 60 डिग्री होगा। और उसने कहा P और R के बीच का एंगल, तो P और R के बीच का एंगल यही तो होगा ना, इसी को हम क्या कह देंगे, थीटा 1, क्योंकि दोनों का टेल टेल एक पास है, ये भी ध्यान रखना है हमें। अब इस केस में और आगे वाले में, यहां तो हमें पता चल गया थीटा 1 60 है। इसमें देखते हैं, इसमें उसने कहा P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0, ये भी तो बताया गया था कि अगर तीन फोर्सेस हों, उनका रिजल्टेंट 0 हो तो उन्हें हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट टेकन इन सेम ऑर्डर। तो यहां इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है, इसका मतलब इसे भी ट्रायंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट
इसका ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा आपको। ये हो गया p वेक्टर, ये हो गया q वेक्टर, तो ये बनेगा r वेक्टर। इसमें क्या होगा, यही इनिशियल पॉइंट होगा और यही फाइनल पॉइंट होगा, तभी यहां पर हम इसका रिजल्टेंट 0 पाएंगे। अब आप यहां पर देखो कि जो ये वाला एंगल है, एंगल तो अभी भी 60 डिग्री रहेगा, लेकिन क्या इसे हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन P एंड R? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक का हेड है और दूसरे का टेल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसे आगे बढ़ा देंगे हम। ये R को आगे बढ़ाया तो एक तरह से इमेजिनरी तौर से ये यहां आ गया और यहां इसकी टेल आ गई। अब टेल टू टेल एंगल आप लेंगे ये, ठीक है, ये कितना होगा 120 डिग्री, ये होगा θ2। उसने कहा जब ये कंडीशन है तब P और R के बीच का एंगल θ2 है, तो इसका मतलब इसमें θ2 की वैल्यू क्या होगी 120। तो आपको यहां पर बताना था θ1 इज इक्वल टू, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप θ1 डिवाइडेड बाई θ2 करो तो 60 डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा ना, दैट इज 1/2। वैसे तो देख के पता चल गया, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, θ2/2। θ1 अगर आप देखो तो θ2 का आधा ही तो है, दैट इज θ1 इज इक्वल टू θ2/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, सेकेंड। आप देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस जो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े उन कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उधर जो बताया गया था वो सब कुछ एक में मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया गया। नोट कर लेना। बिल्कुल इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, थर्ड थर्ड ऑप्शन, ट्राई करें, ट्राई करें। Given that a plus b plus c is equal to 0, out of these three vectors, two are equal in magnitude and the magnitude of the third vector is root 2 times as that of either of two having equal magnitude। उसने कहा इन तीनों में से दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कोई भी दो का मैग्नीट्यूड इक्वल कर लो। जैसे हम लोग मान ले रहे हैं लेट मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इज इक्वल टू कुछ भी, उसको हमने मान लिया, सपोज कर लिया वो है x, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि जो तीसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रूट 2 टाइम्स होगा, रूट 2 टाइम्स एज दैट ऑफ आइदर ऑफ टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब इस x का रूट 2 टाइम्स, इन दोनों ने का जो मैग्नीट्यूड है उसका रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, वो होगा तीसरा वेक्टर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट 2 टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है, रूट 2 टाइम्स x। अब आप यहां पर देखो कि टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स आर गिवन बाय, यानी कि सभी के बीच का एंगल हमें बताना, यानी कि a और b के बीच का भी एंगल, b और c और a के बीच का एंगल। तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो इसका जो डायग्राम है, मतलब इसका जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, इक्विलैटरल आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। देखो आइसोसेल्स सिर्फ अगर आप कहेंगे, ठीक है, तो आइसोसेल्स कहना तो ठीक है, लेकिन आइसोसेल्स तो कैसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़े। आइसोसेल्स में क्या होगा, सिर्फ दो साइड्स ही तो बराबर होंगी। ये भी तो आइसोसेल्स है, मान ली ये अलग है लेकिन ये दोनों बराबर कर दिया, ये भी तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ ये नहीं होगा, यहां पर राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होगी, लेकिन साथ में राइट एंगल ट्रायंगल वाली भी प्रॉपर्टी वहां पर रहेगी। तो यहां से क्लियर है कि दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेल्स तो बनना है। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे समझ गए, आप देखो, आपको एक जगह पर हमने बताया था कि अगर दो का सम, जैसे आप यहां पर देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी अगर हम बात करें तो ये रूट 2x का स्क्वायर होगा, ये a और b के स्क्वायर का सम, और ये रूट 2x का सम,
बराबर ही तो है, ये 2x² और ये भी क्या है 2x², जबकि ये हमने क्या लिखा है a लिखा है, ये b लिखा और ये c लिखा है। तो इस बेसिस पर एक बात तय है कि a जो होगा वो परपेंडिकुलर टू हो जाएगा किसके, b के। आप याद करो, आपको बताया गया था ना a² + b² = c², तो a और b परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ये पॉइंट भी लिखवा दिया था हमने। तो a परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा। अब आप आराम से बना सकते हैं यहां पर ट्रायंगल। देखो ये दो साइड्स हमने बराबर कर दी, ठीक है, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं और साथ में परपेंडिकुलर भी कर दिया हमने। और तीसरी साइड चूंकि तीनों का सम 0 है तो ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, तो तीसरी साइड हमने ऐसे बना दी, ठीक। अब हमें वेक्टर बनाना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे इसे हमने कह दिया a वेक्टर है, ये a + b + c, तो जैसे इसे आप कह दो यहां पर a वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा b वेक्टर, a + b, और ये हो जाएगा c वेक्टर, a + b + c = 0। आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी देख लो, इनिशियल फाइनल कोइंसाइड ही करेंगे ना। और साथ ही साथ ये जो दोनों बराबर हैं और ये राइट एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल 90, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो रहेगा 90। हालांकि एंगल लिखते हैं तो आगे बढ़ाकर लिखते हैं, बट जरूरत नहीं है ना यहाँ पर, तो अभी नहीं रिक्वायरमेंट है, अभी आगे देखेंगे। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, और इधर का ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब इसमें देखो एक ऑप्शन ये भी है 45 45 90, है ना, लेकिन अगर उसको टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 45 देख रहे हैं तो हेड और टेल है ना, हेड और टेल, हेड और टेल, तो आपको हेड टू हेड या टेल टू टेल लेना होता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये एंगल, ये तो इधर भी 90 ही रहेगा, तो उसमें तो कोई चेंज होना नहीं, कोई टोटल 180। लेकिन जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा 135। इसे अगर आपने आगे की तरफ बढ़ाया, ये एंगल कितना होगा 135, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल 90, बी और सी के बीच का एंगल 135, सी और ए के बीच का एंगल 135, 90 135 135, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन अगर आप देखो पूरे में कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ जो आपको पीछे समझाया गया था, और डायग्राम उसी के बेसिस पर बनाया, और डायग्राम जैसे बना आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लेंगे। ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए और बी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी विल बी, ए प्लस बी का कंपोनेंट आपको बताना है ए माइनस बी की डायरेक्शन में। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, जैसे आपसे कहा गया प्रोजेक्शन ऑफ पी अलोंग क्यू, तो पी का क्यू के अलोंग प्रोजेक्शन आपको बताना है, कंपोनेंट बताना है, तो आप क्या करते हैं पी डॉट क्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना होता है तो उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बन जाता है पी डॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, प्रोजेक्शन में जैसे आपको बताया गया था। तो यहां पर भी एक तरह से प्रोजेक्शन ही तो निकालना है, लेकिन बस आप ऐसे समझ जाओ कि यहां पर जैसे हमने वहां ए और बी लिखाया था तो उसको पी और क्यू अभी आप मान लो, तो आप समझ लो कि ये पी वेक्टर है और ये जो वेक्टर है जिसके अलोंग आपको चाहिए वो क्या है क्यू वेक्टर। तो जहां पर P लिखना है वहां A प्लस बी लिख देना, और जहां Q लिखना है वहां पर A माइनस बी। भाई जैसे A का B के अलोंग प्रोजेक्शन A डॉट बी अपॉन बी, मैग्नीट्यूड ही निकालना है, ऑप्शन में कहीं वेक्टर नहीं है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो A डॉट बी अपॉन बी, तो हम अगर P का Q के अलोंग है तो P डॉट Q अपॉन Q कहेंगे, और P की जगह क्या रख देना A प्लस बी और Q की जगह पर A माइनस बी। जैसे हमसे कहा गया कंपोनेंट ऑफ A प्लस बी इन द डायरेक्शन ऑफ A माइनस बी, या अलोंग लिख देते हैं अलोंग A माइनस बी, तो आप क्या लिखोगे यहां पर दिस इज इक्वल टू, अगर ये P होता है ये Q होता तो हम क्या लिखते P डॉट Q, तो हम इसे क्या लिखेंगे A प्लस बी डॉट A माइनस बी डॉट Q एंड डिवाइडेड बाई Q, तो Q का मतलब यहां पर A माइनस,
लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है। नीचे जो फॉर्मूला बताया गया था फॉर्मूले के फॉर्म में, उसमें नीचे क्या था, मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए डॉट ए करेंगे पहले, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आ जाएगा। ऐसे करते हैं ना, पहले यहां पर ए को ए से करेंगे और देन ए को बी से करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए एंड माइनस बी डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस, बस इतना ही, माइनस माइनस 2ab cos थीटा। उतना ही रहेगा जितना पहले बता रहे थे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर है ना दोनों, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो जब परपेंडिकुलर है तो उतना ही तो रहेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर नहीं होते तब हम आगे जोड़ते माइनस 2ab या प्लस 2ab, जो भी यहां पर है उसके हिसाब से। तो यहां पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये जो ए डॉट बी है और जो बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा। अब चाहे उसको कैंसिल करो चाहे जीरो कर दो, बात तो एक ही है यहाँ पर। हर जगह पर नहीं होगी बात एक, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो इसका मतलब ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होगा, तो इस वजह से भी कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस। और वैसे भी यहाँ पर चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑलरेडी ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, जीरो, बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो कैसे भी वहां पर है ये दोनों वैल्यूज हट जाएंगी यहाँ पर। अब ए डॉट ए, आप सोचो कॉस्ट वो जो है डॉट प्रोडक्ट जब आपको बताया गया था तो वहां पर हमने लिखवा दिया था ना कि ए डॉट ए या बी डॉट बी सेम वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ए डॉट ए का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर और बी डॉट बी का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा आंसर, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लेना आपने। चलिए नेक्स्ट ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 50। A particle moves in the xy plane under the influence of a force such that its linear momentum, लीनियर मोमेंटम यहां पर आपको दिया गया है p इज इक्वल टू, ये जो t लिखा हुआ है तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो लीनियर मोमेंटम है यहां पर। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे ब्रैकेट में दिया गया है a और i cos kt, तो हम इसे ओपन करके लिख दे रहे हैं। तो हम मैग्नीट्यूड एक साइड में कर ले रहे हैं, जैसे यहां पर है, थोड़ा लिखने के हिसाब से, ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से, a cos kt ओपन करके हमने एक साथ लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख दे रहे हैं आई का, और माइनस ऐसे हम लिखेंगे a sin kt और यहां पर क्या लिख देंगे j का। मतलब हमने कुछ किया नहीं, बस जस्ट हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मैग्नीट्यूड पहले और डायरेक्शन बाद में, जैसे हम लोग लिखते आए हैं ना, जैसे कहीं पर वेक्टर होता है तो 2i + 3j ऐसे लिखते हैं ना, तो उसी फॉर्मेट में हमने यहां पर लिख दिया। अब उसने कहा ये तो उसका है मोमेंटम, where and k are constant, the angle between the force and momentum is, force और momentum के बीच उसने एंगल पूछा है क्या हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है, फोर्स और मोमेंटम के, अगर इसने पूछा होता फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच में एंगल क्या होगा, तब तो हमें सॉल्व ही नहीं करना था, तो सीधे हम टिक कर देते पहला ऑप्शन 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों हमेशा एक डायरेक्शन में होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की तो फोर्स बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आगे हम लोग पढ़ेंगे।
बट उसने चेंज इन मोमेंटम से के बीच और फोर्स के बीच एंगल नहीं पूछा, उसने क्या कहा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना होता है तो हम लोगों ने कॉस वाले मेथड में सीखा था a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, जिसमें आपसे क्या कहा गया था, पहले आप डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, देन आप मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे। वो सारी चीज हम लोग क्लियर ही। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि मोमेंटम तो दिया गया, फोर्स तो दिया नहीं गया। फोर्स यहां कहीं मेंशन है, कहीं नहीं। तो इसमें हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे, हालांकि वो चीज हम लोग अभी पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे, बट इतना हमने आपको 2-3 बार पहले भी बताया है। और यहां पर एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जो फोर्स होता है वो dp डिवाइडेड बाई dt होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। मतलब पहले आप फोर्स और मोमेंटम के बीच एंगल निकालना चाह रहे हैं तो पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। अब फोर्स निकालने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें आता है। और यहां पर साइन के टी यानी कि कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल, अब पीछे वाला सब साफ करते हैं एकदम झाड़ू पोछा लगाते हुए कि कुछ भी बचना नहीं, चेन रूल लगेगा ना। तो u टू द पावर n तुमको कहां दिख रहा है, u टू द पावर n लगेगा, देख भी नहीं पा रहे, u टू द पावर n कहां लग जाएगा भैया। तो चेन रूल लगेगा ना, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, हमने एग्जांपल्स करवाए थे ना। जो हमने कहा है वो उसके लिए तुम्हें अभी तुम्हारे अंदर तुम्हें समझ आई नहीं है मुझे लग रहा है। हमने कहा था कि यही बस चैप्टर है, यहाँ के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा और रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर आपका पुराना एकदम अच्छे से प्रिपेयर एकदम रटा हुआ है तब तो आप तुरंत तुरंत सब करते चले जाओगे, और नहीं होगा तो पिछड़ते चले जाओगे, फिर परेशान होगे तुम। क्योंकि आगे की चीजें आपको आसान लगेंगी या कठिन, ये तुम पर अब डिपेंड करेगा कि तुमने पीछे का कितना अच्छा प्रिपेयर किया। अगर अच्छे से प्रिपेयर किया तो वही सारी चीजें बहुत आसान लगेगी, पूरी फिजिक्स में कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड तुमको नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये इतना आपका प्रिपेयर नहीं रहेगा तो हर चीज आपको टाइम टू टाइम फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा, क्योंकि आगे चीजें जुड़ेंगी ना। फिर जैसे अगर हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो वर्क एनर्जी पावर मोमेंटम अगर आप पढ़ा तो सर्कुलर मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन भी यूज हो रहा है, न्यूटन्स लॉ भी मोशन यूज हो रहा है, फ्रिक्शन भी यूज हो रहा है, और जो वर्क एनर्जी पावर है उसका भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब पता लगा तुम्हें अभी स्ट्रेट लाइन मोशन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे का तो भूल ही जाओ सब। तो इतनी सारी चीजें, और फिर जब रोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें सर्कुलर का भी कॉन्सेप्ट घुस जाएगा, तो फिर पूरा शुरुआत से लेकर सब कुछ उसमें ऐड हो जाएगा। अब जब सब कुछ आ जाएगा तब फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर पीछे की चीजें क्लियर हैं, खासकर वेक्टर तक का अगर प्रॉब्लम क्लियर है तो आगे की चीजें आप तुरंत तुरंत रिलेट कर ले जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना, रिपीट होना स्टार्ट हुआ जहां से वहीं से आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो इसलिए ध्यान दो, सीरियसली जो हमने बताया है उस पर ध्यान दो, ठीक है। मतलब इसको देखकर तुम्हें इतना नहीं याद आया, बादाम खाया करो, इतनी मेमोरी कमजोर है तुम्हारी। मोबाइल में कितने का पड़ता है रिचार्ज, उसके लिए पैसा है ना, उसके लिए पैसा रहता है सबके पास, वो खत्म नहीं होगा। अलग से डेटा भी पड़ जाएगा 12 GB 121 रुपए का, वो सब कुछ है। लेकिन बस बादाम खाने का इनके पास, उस समय गरीब हो जाते हैं। अगर 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 तुम मंथली निकालो ना तो जितना पिज्जा बर्गर खा जाते होगे उससे सस्ता ही पड़ेगा जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं। जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब सस्ती मिलती हैं। जैसे तुम सेब लेने जाओ, 1 किलो कितने का मिलेगा भाई, 100 रुपए, 120 रुपए, 150 ऐसे ही चलता रहता है रेट। और अभी तुम जाओ वहां पे एक बर्गर किंग में पहुंच जाओ बर्गर लेने, वो इतना बड़ा एक बर्गर देते हैं 190 का, टैक्स लगा के। इतने देते ना, बहुत खाते बर्गर तो 190 का तुमको बर्गर देते हैं। तो ये जो है, अब सोच लो सेब कितना फायदेमंद है और बर्गर तुम्हारा कितना नुकसानदायक। तो तुम खुद ही समझ, जितनी भी फ्रूट्स लेने चले जाओ, कोई भी फ्रूट, मिठाई लेने चले जाओ दुकान पे, कहेंगे ड्राई फ्रूट वाली है 800 रुपए किलो, ठीक है, ड्राई फ्रूट वाले, ड्राई फ्रूट के नाम पे एक बादाम ऊपर चिपका देते। तो ये तो जितना भी
फायदेमंद वाली चीजें वो ज्यादा महंगी नहीं मिलती। चलो वापस आ जाओ और बादाम कल से खाना शुरू। P यहां पर दिया गया और आपको फोर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहां पर dp डिवाइडेड बाई dt करेंगे। तो आप यहां पर फोर्स लिखेंगे F इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करो तो a तो कांस्टेंट है, cos का माइनस साइन, तो यहां पर लगाएंगे माइनस a और साथ में हम लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम पीछे जाओ पढ़ के आओ। cos kt का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन kt, और kt का फिर से करना पड़ेगा k, यानी कि आएगा माइनस k। तो a तो पहले से है, माइनस k लगा दिया और आगे आएगा साइन। हम चाहते तो ओपन करके अच्छे से समझाते बट नहीं करेंगे, तुम खुद मेहनत करो। और यहां पर माइनस साइन के टी का हो जाएगा के कॉस टी, तो हम यहां लिखेंगे ए के कॉस के टी, और यह आ जाएगा यहां पर जे का। ठीक है, कह तो कहां ठीक है, समझ में नहीं आया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन पी और एफ, आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको वहां पर क्या बताया था कि पहले आप मैग्नीट्यूड, ने पता लगा बैठ के आप मैग्नीट्यूड पहले सॉल्व कर डाले, तो वो कैलकुलेशन आपका बेकार जाएगा अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट पहले निकालेंगे P डॉट एफ इक्वल टू, अब I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा यहां पर पहले, और A का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर के, और फिर आएगा साइन के टी और आ जाएगा कॉस के टी। मतलब वो आप मल्टीप्लाई करके दोनों के ये जो कोफिशिएंट्स दिए गए हैं I और I के, उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, तो ए स्क्वायर में आ जाएगा, के ऐसे आ जाएगा, और साइन के टी कॉस के टी आ गया। फिर ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये एफ है और ये पी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इन दोनों को करेंगे तो ये ए और ए स्क्वायर और इंटू के, और अगेन वही आ जाएगा साइन के टी एंड कॉस के टी। दोनों जगह पर एक ही चीज लिखी, बस ये माइनस में और ये प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो P डॉट एफ है उसका प्रोडक्ट हो गया जीरो, और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों होंगे परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर टू F। इसका मतलब जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो था वो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन ही तो था यहां पर, और डिफरेंशिएशन हम लोग ये सब पहले से ही सीख चुके हैं जो आप भूल चुके हैं। तो अगर भूले नहीं होते तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इफ mod of a cross b is equal to root 3 a dot b, then the value of mod of a plus b is a plus b का मैग्नीट्यूड। जैसे देखो दो बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार AIPMT 2004 में पूछा गया था, फिर सिमिलर 2007 में फिर पूछा गया था। तो सिमिलर में मतलब जैसे ये जो क्वेश्चन है, जब आप मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तो आपको कॉस थीटा लिखना पड़ेगा ना, यहाँ को ये तो कहा नहीं गया ए और बी परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे तो एंगल भी सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है, मतलब वो चीज ना पूछकर कुछ ऐसे दे दिया जाए और आपसे कहा जाए व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया सकता है, या ए प्लस बी या ए माइनस बी कुछ भी देकर उसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है। तो वही यहाँ पर दो बार पूछा गया। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आंसर जो आएगा वो ए बी और थीटा के टर्म में आएगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको थीटा नहीं दिख रहा है, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू आपको पहले से निकालनी पड़ेगी।
तो उसने आपको एक कंडीशन दी है। इस कंडीशन को आप देखो क्या दिया है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स है ए डॉट बी। हमें पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और ये हो गया √3, और ये होगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहां से देखें, ये ए और बी कैंसिल हो जाएगा, यहां से साइन, ये कॉस आएगा नीचे, क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा अगर √3 है तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें थीटा चाहिए था, हमें मिल गया। अब आपको क्या लिखना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ a प्लस बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर 60 रख देंगे। अब यहां पर स्क्वायर रूट हटाकर उसने पावर 1/2 लगा दिया, ठीक है, तो पावर हम 1/2 कर देंगे, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा यहां पर, 2 और 2 कैंसिल होने पर, और रूट हटाएंगे तो पावर आएगी 1/2। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चाहे वो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछे, चाहे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछे, कुछ भी आपसे पूछेगा आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। माइनस कहता तो यहाँ बस माइनस लगा देते। यहाँ पर ऐसे कंडीशन दी, ऐसे कुछ और भी कंडीशन बनाकर आपको दी जा सकती हैं, वहां से आपको एंगल निकलवाया जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रोसीजर है और पूछा भी गया है इसे अलग अलग एग्जाम्स में। नोट कर लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 3 forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is. आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ पर एक चीज देखो कि जैसे ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, इस डायग्राम में हमें यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स दिखाए गए। जैसे यहाँ पर 1 न्यूटन 60 डिग्री पर दिखाया गया, 4 न्यूटन इधर 30 डिग्री पर, यहाँ पर 2 न्यूटन दिखाया गया है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा क्या करना है। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो सिर्फ और सिर्फ किधर हो, वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि एक्स डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स रहेगा तो जो भी यहां पर रिजल्टेंट है फिर वो वाई में नहीं जाएगा, फिर वो एक्स और वाई मतलब कुछ भी वहां पर जो फोर्सेस है उनको जब आप ऐड करोगे, तो अगर एक्स डायरेक्शन में यहां पर फोर्स है, रिजल्टेंट आपको सिर्फ किधर रखना है, वाई डायरेक्शन में रखना है, तो या तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स हो, कुछ ऐसा हम रिजल्टेंट बनाएं कि वो सिर्फ इस डायरेक्शन में हो। लेकिन उसने आपसे कह दिया है कि सिर्फ रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, कितना मिनिमम एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको। तो आप जरा यहां पर देखें कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां से ये एक्स डायरेक्शन हो गई और ये हो गया वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब आप यहां पर ये 1 न्यूटन वाला फोर्स तो बनाए, ये 60 डिग्री पर है, इसको हमने ऐसे दिखा दिया यहां पर, और ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री और ये वैल्यू क्या है 1 न्यूटन की। अब ये 4 और 2 दोनों एक दूसरे के हैं अपोजिट, तो अगर ये 4 है इधर 2 है तो इधर इधर साइड में सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 न्यूटन बचेगा ना। जैसे अगर एक डायरेक्शन में यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का, उसके अपोजिट लग रहा है 5 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन ही तो होगा, 10 - 5 इस डायरेक्शन में रहेगा जिधर बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों फोर्स ना दिखाकर एक फोर्स दिखा दे रहे हैं एट एन एंगल 30 डिग्री 2 न्यूटन। इस डायरेक्शन में यहां पर एक 2 न्यूटन का फोर्स रहेगा और ये एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल।
4 - 2, तो अब उसे दिखाने की हमें जरूरत नहीं। अब यहां पर आप देखो कि ये जो 1 न्यूटन है, इसके अगर हम दो कंपोनेंट कर लें, एक कंपोनेंट इधर हमने कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 sin 60, दिख रहा है ना, 1 sin 60, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 1 cos 60। ऐसे आप यहां पर देखो, इस 2 न्यूटन के कंपोनेंट करो तो 2 न्यूटन का इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 cos 30, तो यहां पर हो जाएगा 2 cos 30, दिख रहा है ना, ये वाला है 2 cos 30, और इधर वाला हो जाएगा 2 sin 30। बड़ा कर लें डायग्राम, ठीक है। तो ये यहां पर y डायरेक्शन में हो गया, और ये x डायरेक्शन में, और ये -x डायरेक्शन में। अब आप सोचो कि उसने कहा था कि सिर्फ y डायरेक्शन में आपको चाहिए, मतलब इन सारे फोर्सेस को ऐड करो तो इसका रिजल्टेंट सिर्फ किधर होना चाहिए, y में। तो सिर्फ y में रिजल्टेंट तभी बचेगा जब ये दोनों बराबर हो, जिससे कि ये इसे कैंसिल कर देगा और सिर्फ यही बचेगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है, 1/2 है ना, तो 1/2 यानी कि 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, ठीक है। और ये वाली वैल्यू अगर आप देखो तो sin 30 1/2, तो 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 1 न्यूटन। अब उसने कहा है कि अगर आपको सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो कितना एडिशनल फोर्स मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा। तो हमें ये पता है ये फोर्स तो हमें रखना है, और ये दोनों हटाने हैं फोर्स, कैंसिल करने। तो अगर ये 1 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 1 न्यूटन होना चाहिए। तो इधर 1 न्यूटन होने के लिए यहां पर आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 0.5 न्यूटन। अगर इधर हम इस डायरेक्शन में अलग से 0.5 न्यूटन ऐड कर दें तो यहां पर टोटल बन जाएगा 1, यहां बन जाएगा टोटल 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस डायरेक्शन का फोर्स आपके पास बच जाएगा। और वही वो कह रहा था कि सिर्फ y में होना चाहिए, x में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 0.5 न्यूटन है, दिस इज द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, ठीक है। मिनिमम जो एडिशनल फोर्स आपको जरूरत है वो यही हो जाएगा। मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके यहाँ AIPMT में पूछा गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन साथ में इसमें कैलकुलस का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, और उसके अलावा थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सर्कुलर मोशन का अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन इसमें सर्कुलर मोशन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होना है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, आपको अभी बता भी दे रहे हैं। बाकी ये है वेक्टर, और अभी जैसे डिफ्रेंसिएशन किया था इसमें भी चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो उसी से रिलेटेड है। लेकिन ये एक ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा था जिसमें बहुत सारी चीजें यूज कर ली थी एक ही क्वेश्चन में। तो पहले तो आप यहाँ पर एक पॉइंट समझ लो कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें कुछ बातें हैं जो आप बस ऐसे देख लो यहाँ पर कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो सबसे पहली बात कि जो उसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो v को अगर हम यहाँ पर कह दें, वेक्टर हटा दिया तो स्पीड है, तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एक बात। दूसरी बात, जो पार्टिकल की पोजीशन है वो पोजीशन हम मेजर करते हैं इधर से, मतलब ऐसे हम पोजीशन को मेजर करेंगे यहाँ पर पार्टिकल की, इस तरह से हम यहाँ पर r जैसे ले लिया, तो r वेक्टर जो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, उसमें टेल रहेगी सेंटर पर और हेड रहेगा पार्टिकल की तरफ, तो ये r हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है कि उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है और एक एक्सेलरेशन रहता है जो रहता है टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल
एक्सलेशन। तो सेंटीपिटल एक्सलेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि पोजीशन वेक्टर और सेंटीपिटल एक्सलेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट होते हैं। और ये जो सेंटीपिटल एक्सलेशन होता है AC, वो होता है v² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। फोर्स होता है mv² बाई r और सेंटीपिटल एक्सलेशन होता है v² डिवाइडेड बाई r। इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पर पता हो गई हैं सर्कुलर मोशन में। तो ये चीज हम पहले भी थोड़ा बहुत आया ना, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता था हमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, तो हमने आपको पिछले भी बताया था। यहाँ पर थोड़ा सा और बता दिया कि सेंटीपिटल एक्सलेशन ये होता है, और जो स्पीड है वो v यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म में, r और AC दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब जरा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, ये बात क्लियर होगी ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन है उसमें एक पोजीशन वेक्टर उसने आपको दे रखा है, r इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई t i कैप एंड प्लस 4 cos 2 पाई t एंड j कैप, ठीक है। द पोजीशन vector of a particle, the position vector of a particle as a function of time is given by r is equal to this, where r is in meter, t in second, I and j denote unit vectors along x and y axis respectively। तो सब हम लोग को पता ही। Which one of the following statements is wrong for the motion of particle? कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है? Path of the particle is a circle of radius 4 मीटर। पहले तो पाथ आपको देखना है कि उसका सर्कुलर होगा या नहीं, तो एक एक करके पढ़ते भी रहते हैं, चेक भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्किल, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि क्या इसका पाथ सर्किल में होगा या नहीं। तो आप देखो कैसे पहचानेंगे, ये पोजीशन है, पोजीशन दिया गया ना, तो पोजीशन में आई के साथ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो जे के साथ है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। आपको याद आया होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन कराया गया था ना, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का यही फॉर्मेट था, x इक्वल टू आर कॉस या साइन। वहां पर हमने कहा था साइन ले लो या कॉस ले लो, वो तो एंगल पर डिपेंड करता ना, कि जिधर से एंगल लेंगे उसके हिसाब से कंपोनेंट होगा, यानी कि एक साइन का कंपोनेंट और एक कॉस का कंपोनेंट। तो x इक्वल टू आर, यहाँ पर देखो या a कुछ भी आप समझ लो, साइन थीटा, और यहाँ पर a कॉस थीटा, यानी कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल के फॉर्मेट में है। तो हम लोग यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के समझ गए कि इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। लेकिन अगर बाई चांस आपको वो चीज नहीं पता है तो पाथ के लिए आपको जो तरीका बताया गया था वो आप यूज कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर x² प्लस y² करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4² साइन स्क्वायर 4² साइन स्क्वायर 2 पाई t एंड प्लस 4² कॉस स्क्वायर 2 पाई t। अब आप यहां से लिखेंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू 4² लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, साइन स्क्वायर 2 पाई t प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई t 1 हो जाएगा ना, तो यहां पर हो गया 4²। इसका मतलब जो रेडियस है वो 4 हो जाएगी ना, 4 मीटर, और पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 सर्कल की इक्वेशन है ना, और आपको बताया गया था x² प्लस y² इज इक्वल टू a², और a बताया गया था रेडियस, तो 4² है तो 4 क्या हो जाएगी, रेडियस। यानी कि पाथ ऑफ द पार्टिकल होगा सर्किल और रेडियस होगी 4 मीटर। तो ये तो करेक्ट हो गया ना, और उसने आपसे पूछा है रॉन्ग, तो ये तो सही है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आप देखो यहाँ पर, कि पहला हमने ऑप्शन चेक कर लिया, तो पहला तो यहाँ पर ट्रू है, ठीक। सेकंड वाला देखो, सेकंड उसने कहा एक्सलेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर। अब ये पॉइंट आप अभी नहीं कह सकते कि एक्सलेशन जो होगा वो माइनस आर के बराबर, माइनस आर की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम यहां पर ये प्रूफ कर ले जाएं कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर हमने ये प्रूफ कर लिया कि यूनिफॉर्म है, तो जो एक्सलेशन होगा वो आर के अपोजिट हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। अदरवाइज अपोजिट नहीं होता, अदरवाइज किसी एंगल पर होता। अगर वो वेरिएबल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेरिएबल स्पीड वाला, तो उसमें एक एंगल पर होगा, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या नहीं।
अब वो प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी क्या है, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड के लिए हम लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे dr बाई dt, ठीक है। तो हम यहां पर निकालेंगे नाउ v इज इक्वल टू dr डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू dr डिवाइडेड बाई dt इक्वल। अब फिर से वहीं पर आके फंस गए, क्या है, चेन रूल अप्लाई होगा। अब चेन रूल तुम्हें आ रहा है तब तो ठीक है, वरना फिर यहां पर फंस जाओगे। तो चेन रूल यहां पर अप्लाई करना है, तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी और फिर इनटू ओमेगा। तो ओमेगा का मतलब होगा 2 पाई, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2 पाई, यानी कि आ जाएगा 8 पाई एट पाई और आएगा यहां पर साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस 2 पाई टी, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, तो ओमेगा का मतलब होगा 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 4 होगा 8 पाई कॉस 2 पाई टी, और यहां पर लिख दिया हमने आई कैप, और फिर ऐसे ही यहां पर माइनस साइन आ जाए, क्योंकि कॉस है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन, तो फिर आपको यहां पर मिलेगा इसी तरह से माइनस 8 पाई, ठीक है, ये 2 पाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहां पर कॉस का डिफरेंशिएशन, और 2 पाई इंटू 4 8 पाई, और आगे बचेगा साइन 2 पाई टी, और यहां पर आ जाएगा जे कैप, दिख रहा है ना, जे कैप, ये आ गया v। अब आपको निकालना है स्पीड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 पाई कॉस 2 पाई टी टू द होल स्क्वायर एंड प्लस 8 पाई साइन 2 पाई टी टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो आप, जो 8 पाई है वो स्क्वायर में है और यहां पर भी 8 पाई होल स्क्वायर में है, तो यानी कि उसको हम कॉमन लेंगे 8 पाई टू द होल स्क्वायर और रूट के बाहर निकाल देंगे, यानी कि जो स्पीड है मैग्नीट्यूड ऑफ v वो उसमें 8 पाई आएगा बाहर, फिर अंदर जो बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, कॉस स्क्वायर 2 पाई टी एंड प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि यहां पर आ गया 8 पाई, और 8 पाई का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसको शॉर्ट में हम लोग यूसीएम बोल देते हैं ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहीं से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। अब आप यहां से आंसर मैच करो, देखो यहां पर एक्सलेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सलेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सलेशन वेक्टर अपोजिट होगा ना आर के, कब, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद कहा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब आप यहां पर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सलेशन होगा वो इसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ही तो होगा, तो यही तो वो कह भी रहा है ना, v स्क्वायर बाई आर होगा उसका जो एक्सलेशन हो जाएगा। लास्ट में कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहां पर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8 पाई, यानी कि यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपको टिक करना है फोर्थ ऑप्शन, नोट करो। इसमें हमने जितना कैलकुलेशन किया है इतना कैलकुलेशन है नहीं, लेकिन हमें सब कुछ आपको करके दिखाना पड़ रहा है, इसलिए वो ज्यादा कैलकुलेशन हो जा रहा है। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 54।
द वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज। फोर्थ ऑप्शन। ये जो 54 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वहां पर कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकते वो आंसर। यहां पर देखते हैं द वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन इसीलिए डाला, ये सीपीएमटी में पूछा गया था 2015 में, लास्ट टाइम सीपीएमटी हुआ था। तो इसमें आपको यहां पर जैसे आप सोचे कि ये वेक्टर आप निकाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वगैरह उसने कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन ही तो दी है कि कौन सा वेक्टर यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे वैसे ऐसे कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम एक बार लिखकर आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस से एंगल देखना है। तो जैसे जो पहला वेक्टर है यहाँ पर फर्स्ट वाला वो है 2i एंड प्लस 2j। तो अगर आप tan थीटा लिखेंगे तो x एक्सिस से आपको निकालना है ना, तो x कंपोनेंट को लिखते हैं नीचे, तो x हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 45। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर दूसरे में ऐसे देखेंगे तो दूसरे में यहाँ पर है √3i प्लस j। तो जब यहाँ पर आप tan थीटा निकालेंगे x एक्सिस से तो x कंपोनेंट नीचे रखेंगे, तो √3 और बचे हुए का मैग्नीट्यूड ऊपर 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं यहाँ पर i प्लस 2√3j। तो यहां से अगर हम tan थीटा देखें तो वो हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट को नीचे रखेंगे और बचे हुए का मैग्नीट्यूड ऊपर 2√3। तो ये तो हमें एंगल की वैल्यू ही नहीं पता है थीटा क्या होगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि 60 नहीं होगा। और फोर्थ नंबर पर है i प्लस √3j। तो जो tan थीटा हो जाएगा वो x नीचे और बचे हुए का मैग्नीट्यूड ऊपर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल करना था इसमें, हमें हर एक में निकाल कर चेक करना था। अब ये चीज आप देखकर यहाँ पर बता सकते थे, जैसे यहाँ पर हमें ये सब लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी। जैसे आप देखो यहाँ पर लिखते तो 2/2, पीछे हम लोग सब पढ़ ही चुके हैं, तो 2/2 1 होगा, तो थीटा की वैल्यू 45, देखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, y अपान x। 1/√3 हमें पता है 30 डिग्री होगा, और यहाँ 2√3 अपान 1 हो जाएगा, तो 2√3 के लिए हमें वैल्यू नहीं पता है क्या हो जाएगी। यहाँ क्या होगा √3 अपान 1, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, थ्योरेटिकल टाइप का है। गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। चारों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें देखना है। तो पहला देखते हैं a, b, c एंड d मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। सही है? सही है गलत है? सभी को नल वेक्टर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी 0 होंगे तभी इसका रिजल्टेंट 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 4 वेक्टर्स हैं, अगर उनको हम एक ऑर्डर में एक प्लेन में बना दें, एक ऑर्डर में लेते हुए, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, तो चारों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। इसके लिए उनको अलग अलग 0 होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप एक कोई भी बॉडी लें, उस पर अगर आपने एक फोर्स 10 न्यूटन का इधर लगा दिया और उतना ही 10 न्यूटन आप इधर लगा दो, तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। जबकि फोर्स तो 2 लगा रहे हैं ना आप 10 न्यूटन के, लेकिन रिजल्टेंट क्या आ रहा है 0। तो रिजल्टेंट 0 होने के लिए इंडिविजुअल फोर्सेस भी 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो पहला वाला है ये तो यहाँ पर सही होगा नहीं, हमें बताना है करेक्ट, तो ये तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। सही है ना? क्योंकि आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो उसने कहा a प्लस सी का मैग्नीट्यूड,
तो हमने क्या किया, a प्लस सी लिखा यहाँ पर। तो a प्लस सी की वैल्यू बाकी उधर ले जाएंगे तो माइनस b प्लस डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, माइनस बी प्लस डी। तो अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड है तो फिर माइनस साइन तो लगाना नहीं है, इसका मॉड हो जाएगा, तो मॉड ऑफ b प्लस सी। तो सही तो आ रहा है कि a प्लस सी अगर ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स लिखे गए हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। तो ये वाला यहाँ पर सही है, ठीक है स्टेटमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या हो गया यहाँ पर, a, the magnitude of A can never be greater than the sum of the magnitudes of B plus C and D। सही है ना, हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ रखा है कि अगर चार वेक्टर हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा वेक्टर होगा तो उसका रिजल्टेंट, अगर आपको उन चारों को जीरो करना है तो उसका मैग्नीट्यूड बाकी के सम से छोटा होना चाहिए, बराबर। अगर बड़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो उसी बेसिस पर हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो उसने कह दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी सी एंड डी। मान लेते हैं ए इसमें सबसे बड़ा वेक्टर है मैग्नीट्यूड का, मान लिया हमने, क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं का तो मान लिया, उसी को बड़ा मान लिया। तो अगर ये ए सबसे बड़ा वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड बी सी और डी का जो मैग्नीट्यूड का सम होगा उससे छोटा ही तो होना चाहिए। अगर बड़ा हो जाएगा तो रिजल्टेंट जीरो ही नहीं होगा, तो छोटा होना चाहिए। और वही उसने कहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी सी एंड डी। तो ये भी यहां पर एकदम सही है। लास्ट वाला देखते हैं, b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a एंड d इफ a एंड d आर नॉट कोलिनियर। अगर a और d कोलिनियर नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर वेक्टर है a और d, तो उसने कहा एंड, तब यहां पर क्या होना चाहिए, b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन, b प्लस सी उसी प्लेन में होना चाहिए, एंड इन द लाइन ऑफ a एंड d इफ दे आर कोलिनियर, और उसी लाइन में होना चाहिए अगर ए और डी क्या है, कोलिनियर। तो दो पॉइंट है इसमें, दोनों को हमें समझना है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो कि डी वाले में कहा बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, मतलब बी प्लस सी को एक सिंगल वेक्टर ले लिया, तो आप इसे ऐसे लिखो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी को एक सिंगल वेक्टर बी प्लस सी, बस हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया दोनों को, तो ये एक सिंगल वेक्टर हो गया, और प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर क्या कहेंगे कि ये तीनों सेम प्लेन में होंगे तभी ये कंडीशन सही होगी या नहीं? तीनों को सेम प्लेन में होना चाहिए कि नहीं? अब फिर ये और कुछ नहीं, पढ़ा चुके वही पॉइंट है कि तीन वेक्टर्स या चार वेक्टर्स या पांच हो चाहे जितने हो, अगर वो उनका रिजल्टेंट 0 है तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ट्रायंगल के फॉर्म में, या एक स्क्वायर या पेंटागन हेक्सागन कुछ भी बना सकते हैं जितने वेक्टर्स हैं, और उन्हें एक ऑर्डर में बस आपको लेना पड़ेगा। पढ़ चुके हैं ना? तो वो जो भी आप तीन वेक्टर चार वेक्टर बनाएंगे तो वो तीनों वेक्टर्स, अगर यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं तो तीनों वेक्टर बनाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ना, तो ट्रायंगल में तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे ना। ऐसा तो है नहीं हो सकता कि ये दो यहाँ पर ऐसे बना दिया और तीसरा इधर बना दो ऐसे, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो तीसरा भी आपको यहीं पर बनाना पड़ेगा, एक ही प्लेन में तीनों होंगे तभी वहां पर वो 0 होगा उनका रिजल्टेंट। तो इसका मतलब ए बी प्लस सी और डी तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में, यानी कि उसको हमें ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो वही उसने कहा है बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन, मतलब बी प्लस सी को उसी प्लेन में लाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें से एक वेक्टर को आप मान लो बी प्लस सी, तो एक को मान लिया ए और एक को मान लिया डी, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कितने बड़े छोटे होंगे वो चूंकि इसमें कुछ दिया गया नहीं मैग्नीट्यूड, तो वो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर कह दें कि ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हमने कह दिया ए, और ये वाला जो वेक्टर है इसको हमने कह दिया बी प्लस सी वेक्टर, और इसको हमने कह दिया यहां पर डी वेक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी प्लस सी और डी तीनों सेम प्लेन में है,
जबकि ए और डी कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस यहां पर सही होगा। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे? इन सेम प्लेन। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? बी प्लस सी इज इन द प्लेन ऑफ A and D. Also A and D are not collinear. Also A और D जो है वो कोलिनियर नहीं है। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो भी आपको समझा देते हैं। डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, तो यहां तक तो ठीक है। अब आगे भी देखेंगे तभी तो हम आंसर टिक कर पाएंगे। क्या है? एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, यानी कि ए और डी की लाइन में है। अगर ये बी प्लस सी को ए और डी की लाइन में होना पड़ेगा अगर ए और डी क्या है? कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब यहां पर जो है एक लाइन में होगा। तो हमने ये पॉइंट आपको ये सब समझाया था। कहां पर समझाया था? जब आपको बताया गया था ये वाला कॉन्सेप्ट कि D मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। ये वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था ना रिजल्टेंट जीरो होने के लिए। तो वहीं पर हमने ये पॉइंट समझाया था। ये जब हमने बताया था तो डायरेक्ट हमने आपको लिखवाया नहीं था, याद करो आप, लिखवाया नहीं था हमने, पूरा वो अलग अलग वैल्यूज लेकर आपको पूरा समझाया था। तो उसी में से आपने देखा कि उसी का यूज करते हुए और साथ में वो जो उसके बाद की कंडीशन थी उसका यूज करते हुए हमने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया। अब आप देखो कि अगर आप ए और डी को कोलिनियर बना रहे हैं तो जैसे यहां पर हम इधर बता दे रहे हैं, यहां जगह नहीं बची, ठीक है। अगर ए और डी को हम कोलिनियर कह दें, ठीक है, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। अगर हम ए और डी को कोलिनियर कह दें तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर हो गया और डी उसी डायरेक्शन में हमने दिखा दिया। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में होना चाहिए, डायरेक्शन जरूरी नहीं, लेकिन हम उस चीज को प्रूफ करने के लिए ऐसे बता दे रहे हैं क्योंकि हमें उसका रिजल्टेंट जीरो करना है। तो यहां पर हो गया डी। अब आप सोचो यहां पर कि अगर आपको जो बचा हुआ वेक्टर है वो क्या है? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी को यहां पर जोड़ना है और इस तरह से कि इन चारों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जीरो करने के लिए अगर हम कह दें कि ये इनिशियल पॉइंट है तो फाइनल पॉइंट यही आना चाहिए। तो हमें दूसरे वेक्टर को ऐसे उल्टा लगाना पड़ेगा ना, यहां पर ऐसे उल्टा लगा देंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ए डी, और वो वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वाला बी प्लस सी। तो है तो उसी लाइन में ना, अब हम किसी और डायरेक्शन में तो ले नहीं जा सकते हैं, तो रहेगा तो उसी लाइन में क्योंकि इन दोनों को कोलिनियर मान लिया गया। अब जरूरी नहीं कि दोनों सेम डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर कंडीशन प्रूव करके हमने इस चीज को चेक कर लिया कि ये बात वो सही कह रहा है कि अगर ए और डी एक लाइन में है तो बी प्लस सी को उसी लाइन में लाई करना होगा और तभी इसका रिजल्टेंट हम क्या कर सकते हैं? जीरो। फाइनल पॉइंट यहां पर होगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये इंप्लाई कर रहा है अगेन, यहां पर नीचे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। और साथ ही साथ में यहां पर क्या है? बी प्लस सी उसी लाइन में है जिसमें ए और डी है, ठीक है। तो a plus b plus c plus d is equal to 0 and b plus c lie in the same line as a and d। जैसे a और d जिस लाइन में है उसी लाइन में b plus c भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी ठीक सही है। तो ये जो लास्ट वाला था ये भी यहाँ पर करेक्ट है। इसका मतलब ओनली b, c एंड d ये तीन करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। नोट कर लेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जो हम लोग कल करेंगे और देन हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ प्लेन।